India is on its way back to the moon. India is all set to attempt space. 3, 2, 1, 0. नमस्कार दोस्तों, साल 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम तो आपको याद होगा ही, जो 6 सितंबर को मून पर लैंडिंग के समय क्रैश कर गया था। इस घटना की वजह से इसरो में मायूसी छा गई थी, लेकिन साथ ही हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 का रास्ता दिखा गई थी। अब इस घटना के 4 साल बाद 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद की यात्रा के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चंद्रयान 3 मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या है, चंद्रयान 3 के लिए जो रॉकेट भेजा गया है उसकी बनावट कैसी है, लॉन्चिंग से लेकर स्पेस क्राफ्ट का रॉकेट से अलग होने तक जो सफ़र है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि रॉकेट के साथ जो बूस्टर लगाए जाते हैं वो बूस्टर कौन कौन से किन किन चरणों में उस रॉकेट से अलग होंगे। साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों चंद्रयान 3 पहले पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और उसके बाद जो मून की ऑर्बिट है उसके भी वो चक्कर लगाएगा। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारा स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी और चांद के चक्कर लगाने के बजाय क्या सीधा चांद पर लैंड नहीं हो सकता था। हम यह भी जानेंगे कि चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने के लिए क्यों 40 दिन लगेंगे, जबकि अमेरिका चांद पर 4 दिन में ही पहुंच गया था। साथ ही हम देखेंगे कि जो स्पेस क्राफ्ट है उसके कितने मॉड्यूल्स हैं, जैसे हम लोग प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में जानेंगे, लैंडर मॉड्यूल के बारे में जानेंगे और जो रोवर मॉड्यूल है उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इसरो जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो कैसे प्रोपल्शन जो यूनिट है उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे वो लैंडर के साथ कम्युनिकेट करेगा और कैसे वो रोवर के साथ कम्युनिकेट करेगा। हम ये भी देखेंगे कि मून पर जो लैंडिंग है वो इतनी मुश्किल क्यों होती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे इस मिशन का सफल होना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि चंद्रयान 3 मिशन क्या है। चंद्रयान 3 के द्वारा लैंडर को चांद के साउथ पोल पर उतारने का लक्ष्य है। ये साउथ पोल वही जगह है जहां पर मैक्सिमम टाइम पर अंधेरा रहता है। यह भारत का चांद के लिए तीसरा मिशन है। इससे पहले चंद्रयान 1 तथा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 का कुल बजट 615 करोड़ रुपए है। यह चांद पर पहुंचने के लिए 40 दिन का समय लेगा। चंद्रयान 3 की लॉन्च विंडो जुलाई तय की गई है, क्योंकि इस दौरान पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के करीब होते हैं। चंद्रमा पर लैंड करने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर वहां एक लूनर डे यानी कि पृथ्वी के 14 दिन तक वहां पर रहेगा और उसके बाद वो वहां पर खत्म हो जाएगा। वो वहां पर खत्म क्यों होगा, उसके पीछे क्या रीजन है, ये भी हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। अब हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। चंद्रयान 3 के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य लैंडर को मून की सरफेस के ऊपर सफलतापूर्वक लैंड करवाना, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन लैंडर के लैंडिंग के समय क्रैश हो जाने की वजह से फेल हो गया था। इसलिए सेफ लैंडिंग इसरो के लिए इस बार भी सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा उद्देश्य है कि रोवर चांद की सतह पर घूमेगा और वहां पर सैंपल्स इकट्ठे करेगा। तीसरा उद्देश्य है कि सैंपल्स का परीक्षण करेगा और उसके बाद जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या करेगा, जनरेट कर देगा। चलो तो हम ये देखते हैं कि जो रॉकेट बनाया गया था चांद पर पहुंचाने के लिए चंद्रयान 3 को, उसकी बनावट कैसी है। तो इस मिशन में जो इसरो है उसने LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया था, जो अपनी कैटेगरी का काफी बड़ा और बहुत शक्तिशाली रॉकेट है। अगर हम इसके टोटल पार्ट्स की बात करें तो इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिसमें 3 पार्ट्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि प्रोपेलेंट लगे हुए हैं। प्रोपेलेंट का मतलब जो कि हमारे जो रॉकेट है उसको पृथ्वी से ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर की तरफ धकेलेंगे। इस रॉकेट के सबसे निचले हिस्से में 2 S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स लगे हुए होते हैं। इनकी कुल लंबाई 25 मीटर और इनका जो डायमीटर होता है वो 3.5 मीटर होता है। ये बूस्टर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर है जो रॉकेट को हवा में ऊपर की ओर धकेलता है। यह रॉकेट बूस्टर फ्यूल के रूप में 205 टन हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन को उपयोग में लेता है। सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल की तुलना में सस्ता होता है, लेकिन यह अगर एक बार स्टार्ट हो जाता है तो उसको शट डाउन नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें 120 किलोमीटर ऊपर तक हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होती है। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर S-200 हमारे पास जो रॉकेट बूस्टर्स हैं इनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं इनको हम लोग
सबसे नीचे लेयर में काम में लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी से 62 किलोमीटर चलने के बाद ये रॉकेट से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद या तो ये पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं या फिर ये हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। इसलिए इसे प्रोपेलेंट की लिस्ट में सबसे पहले रखा जाता है। अगला जो इंजन लगा हुआ होता है वो L110 इंजन लगा हुआ होता है, जिसकी जो लंबाई होती है वो 21 मीटर की होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 4 मीटर का होता है। जब दोनों S200 सॉलिड बूस्टर्स रॉकेट से अलग हो जाते हैं उसके बाद चालू होता है और यह फ्यूल के रूप में 115 टन UDMH यानी कि अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन प्लस H2O का उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इंजन लगा होता है वो C25 क्रायोजेनिक इंजन होता है, जिसकी लंबाई 13.5 मीटर और इसका जो डायमीटर होता है वो 4 मीटर यानी 4 मीटर का होता है। जब L110 स्टेज का जो रॉकेट है जब वो अलग हो जाता है उसके बाद ये चालू होता है। यह फ्यूल के रूप में 28 टन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग करता है। जिस ऊंचाई पर यह इंजन स्टार्ट होता है उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन नहीं होती है, जिसकी वजह से इसके फ्यूल के साथ लिक्विड ऑक्सीजन भी भेजी जाती है। रॉकेट की बनावट में सबसे ऊपर जो है वहां पर स्पेस क्राफ्ट को रखा जाता है, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल रखा जाता है, लैंडर रखा जाता है और जो रोवर है वो उसके अंदर रखा जाता है। जब भी बूस्टर्स रॉकेट से अलग हो जाते हैं तो आगे की यात्रा करने के लिए सिर्फ स्पेस क्राफ्ट वाला जो हिस्सा है वही बाकी रह जाता है। आगे की यात्रा ये स्पेस क्राफ्ट ही करता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले रॉकेट के साथ S200 रॉकेट बूस्टर्स लगाए गए हैं, वो सबसे पहले ऑन होंगे और वो ऑन होने के बाद जब हमारा रॉकेट पृथ्वी से 44 किलोमीटर ऊपर जा चुका होगा उसके बाद L110 जो स्टेज का इंजन है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जब 62 किलोमीटर हमारा जो रॉकेट है वो पृथ्वी से ऊपर जा चुका होगा उसके बाद हमारा जो S200 रॉकेट बूस्टर्स हैं वो रॉकेट के साथ अलग कर दिए जाएंगे, रॉकेट से अलग कर दिया जाएगा उनको। उसके बाद हमारा L110 इंजन है वो अपना काम करना शुरू कर देगा। फिर हमारा जो रॉकेट है उसके साथ जो PLF है उसको हटाया जाएगा और उसके बाद जो L110 है उसको सेपरेट कर दिया जाएगा। L110 के सेपरेशन के बाद C25 जो हमारे पास इंजन है वो स्टार्ट होगा और वो हमारा जो इंजन है जो C25 इंजन है वो हमारा कब तक चलेगा, वो जब हमारे पास हमारा 174 किलोमीटर जब हमारा जो रॉकेट है वो हमारे पृथ्वी से ऊपर जा चुका होगा। और उसके बाद इस C25 जो हमारे पास इंजन है इसको भी हमारा जो सैटेलाइट है उससे अलग कर दिया जाएगा और जो आगे का सफर है वो सैटेलाइट जो है वो तय करेगा और सैटेलाइट अपने हिसाब से आगे बढ़ता हुआ चले जाएगा। यहाँ पर सामने आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा रॉकेट बूस्टर कितने सेकंड तक रॉकेट के साथ रहा और उसने कितने किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया। अब हम ये जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो पृथ्वी के ऑर्बिट के चक्कर लगाते हुए चांद की तरफ क्यों जाता है। क्या वो सीधा नहीं जा सकता? और जब वो चांद की ऑर्बिट में घुस जाता है तो वहां पर भी वो उसी तरीके से चक्कर लगाते हुए ही वो चांद के ऊपर लैंडिंग करेगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है ये हम लोग जान लेते हैं। जब LVM-3 रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके 16 मिनट के बाद स्पेस क्राफ्ट से वो रॉकेट अलग हो जाता है और उसके बाद जो स्पेस क्राफ्ट है हमारा वो आगे की यात्रा करता है। स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट में अंडाकार आकृति में घूमता है और वो धीरे धीरे घूमते घूमते पृथ्वी की जो ऑर्बिट है उससे दूर हो जाते हैं। रॉकेट को डायरेक्ट चांद की ऑर्बिट में ना भेजकर पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में इसलिए घुमाया जाता है क्योंकि भारत के रॉकेट इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि सीधे चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेज सके। इसके बजाय इसरो एक घुमावदार मार्ग का उपयोग करता है और वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका फायदा उठाता है। चंद्रमा तक पहुंचने के लिए किसी अंतरिक्ष यान को कम से कम 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यात्रा करनी होगी, लेकिन हमारे पास जो हमारा रॉकेट है उस रॉकेट के पास इतनी पावर नहीं है। हमारा जो प्रोपेलेंट फ्यूल वाला जो रॉकेट है वो सिर्फ 700 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड ही दे पाता है, क्योंकि प्रोपेलेंट ईंधन से चलने वाला जो इंजन होता है वो इतना ताकतवर नहीं होता है। अगर चंद्रयान को ले जाने वाले अंतरिक्ष यान में सैटर्न V जैसा अधिक शक्तिशाली इंजन होता तो यह एक बार में ही चंद्रमा तक पहुंच सकता था। इस ईंधन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, जबकि इस मिशन का बजट मात्र 615 करोड़ रुपए रखा गया है। पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए स्पेसक्राफ्ट को ज्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट्स फ्रीली घूमते हैं जैसे हमारे सैटेलाइट्स घूमते हैं। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट को पहले पृथ्वी की ऑर्बिट में घुमाया जाता है और धीरे धीरे उसे पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकाल दिया जाता है। जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी पृथ्वी से निकटतम दूरी 170 किलोमीटर होती है, जबकि
अधिकतम दूरी की अगर हम लोग बात करें तो 36,500 किलोमीटर होती है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगवाकर उसे पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकालने की प्लानिंग की। अब हम ये देखते हैं कि हमारे चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में 40 दिन लग रहे हैं, जबकि अमेरिका को उसी चांद पर पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे थे। इसके पीछे का क्या रीजन है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि अमेरिका के पास जो रॉकेट्स थे वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट्स थे, जो कि डायरेक्टली चांद पर पहुंचने के लिए सक्षम थे, जबकि हमारे जो रॉकेट है वो चांद पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए सक्षम नहीं है। अब हम स्पेसक्राफ्ट के मॉड्यूल्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो स्पेसक्राफ्ट है वो अपने साथ टोटल 3 मॉड्यूल्स लेके जा रहा है, जिसमें जो पहला मॉड्यूल है वो है हमारे पास प्रोपल्शन मॉड्यूल, सेकंड है हमारे पास लैंडर मॉड्यूल, और जो थर्ड है वो हमारे पास है रोवर मॉड्यूल। अगर हम स्पेसक्राफ्ट के वजन की बात करें तो उसका कुल वजन 3,900 किलोग्राम है, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2,148 किलोग्राम, लैंडर का वजन 1,752 किलोग्राम और रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो चंद्रयान 3 लॉन्च के बाद ये धीरे धीरे धरती की जो कक्षा है, हमारी जो पृथ्वी की कक्षा है, उसको छोड़कर चांद की ओर बढ़ेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा यानी कि जो ऑर्बिट है उससे 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ देगा, और उसके बाद प्रोपल्शन जो मॉड्यूल है वो चांद की जो ऑर्बिट है उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, और साथ के साथ में वो लैंडर और जो रोवर है उसके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखेगा। अगर हम लैंडर मॉड्यूल की बात करें तो इसके तहत सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद लैंडर से रोवर को चांद की जो दक्षिणी जो पोल है, जिसको अपन साउथ पोल बोल रहे हैं, उसके ऊपर उतारेगा। इसरो ने चंद्रयान 2 की तरह इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम ही रखा है। पिछली बार भी हम लोगों ने बहुत नाम सुना था विक्रम का। ये विक्रम चंद्रयान 2 के जो लैंडर था उसका नाम भी था, और हमारा जो चंद्रयान 3 है इसके लैंडर का नाम भी विक्रम ही है। लैंडर अपने साथ 4 पेलोड्स लेकर गया है। पेलोड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी मशीन अपने साथ क्या चीजें साथ में लेकर जा रही है। तो ये जो पेलोड्स है, पहला पेलोड क्या करता है कि वो चांद पर भूकंप के झटकों का पता करता है कि वहां पर कोई भूकंप के झटके हैं या नहीं है। दूसरा क्या करेगा, जो उसका दूसरा पेलोड है वो क्या करेगा कि वो चांद की सतह जो है वो किस तरह के हीट फ्लो को सपोर्ट कर रही है इसका वो पता करेगा। और जो तीसरा हमारे पास जो पेलोड है वो क्या करेगा कि वो चांद का जो प्लाज्मा एनवायरनमेंट है उसको समझेगा, और ये देखेगा कि क्या लूनर यानी चांद के ऊपर क्या प्लाज्मा है, और अगर है तो उसमें किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं। और जो चौथा हमारे पास है वो क्या करेगा कि वो चांद की जो डायनेमिक्स है उसको समझेगा। अगर हम रोवर मॉड्यूल की बात करें तो वो चांद का जो सरफेस है उसके ऊपर उतरेगा, और जो भी उसको वैज्ञानिक परीक्षण करने होंगे, जो भी उसको एक्सपेरिमेंट करने हैं, वो वहां पर करेगा। इस बार भी इसरो ने जो रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है, और जो हमारे पास जो चंद्रयान 2 था उसका जो रोवर था उसका नाम भी प्रज्ञान ही रखा गया था। अगर हम रोवर के पेलोड्स की बात करें तो रोवर अपने साथ 2 पेलोड्स लेकर गया है। पहला जो पेलोड है उसका क्या काम होता है, वो मून के सरफेस का एक्सरे तथा लेजर द्वारा अध्ययन करेगा, लूनर के केमिकल कंपोजिशंस का पता करेगा और खनिजों की उपलब्धता का भी पता लगाएगा। दूसरा पेलोड क्या करेगा कि वो लूनर की मिट्टी और चट्टानों से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिटेनियम और आयरन का पता लगाएगा। चलिए हम ये देख लेते हैं कि जो ये मून मिशन है इसकी लाइफ क्या है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ चंद्रमा के 1 लूनर दिन के बराबर होती है, यानी कि जो चंद्रमा का 1 लूनर दिन होता है वो हमारे पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। और अगर हम चंद्रमा की 1 लूनर नाइट की बात करें, उसकी रात की बात करें, तो वो हमारे यहाँ के 28 दिन के बराबर होती है। तो जो हमारा लैंडर और रोवर है वो वहां पर चंद्रमा के 1 लूनर डे तक रहेगा, क्योंकि लैंडर और रोवर चंद्रमा की रात का तापमान नहीं सहन कर सकेंगे, क्योंकि इसके -100 डिग्री से ज्यादा तक पहुंचने की संभावना रहती है। इसकी वजह से वो 14 दिन के बाद काम करना बंद कर देंगे। अब ये जानते हैं कि इस मिशन में इसरो जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेगा। सबसे पहले अगर अपन प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो प्रोपल्शन मॉड्यूल IDSN यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से संपर्क करता है, जो कि कर्नाटक में है। IDSN में बड़े बड़े एंटीनाज लगे होते हैं जो कि स्पेस क्राफ्ट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर के साथ भी कम्युनिकेशन करता है। लैंडर मॉड्यूल जो है वो भी IDSN यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से संपर्क करता है, तथा प्रोपल्शन और रोवर मॉड्यूल के साथ भी कम्युनिकेशन करता है। यदि प्रोपल्शन काम करना बंद कर दे तो उसके लिए चंद्रयान 2 के समय भेजे गए ऑर्बिटर से भी कम्युनिकेट कर सकता है। अगर हम रोवर की बात करें तो रोवर मॉड्यूल जो है वो IDSN जो है हमारे पास इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है उससे संपर्क करता है, तथा लैंडर के साथ भी संपर्क में रहता है। अब हम ये देखते हैं कि मून पर लैंडिंग इतनी मुश्किल क्यों है। इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही बताया था कि मून मिशन का सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण वो 15 मिनट होंगे जब चंद्रयान चांद की सतह पर उतरेगा,
क्योंकि चंद्रयान 2 का जो हमारे पास लैंडर था, वो लैंडर चांद पर लैंडिंग से 15 मिनट पहले, यानी कि हमारी चांद की सतह है उससे 2 किलोमीटर पहले ही क्रैश कर चुका था। इसीलिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो हमारे चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग क्या होती है। चांद पर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग दो तरीके से होती है, पहली सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरी होती है हमारे पास हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीरे धीरे कम करके आराम से चांद पर लैंड करवाया जाता है, और जो हार्ड लैंडिंग होती है उसमें स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर क्रैश करवाया जाता है। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि चांद के ऊपर लैंडिंग इतनी मुश्किल क्यों होती है। तो इससे पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी चीज लैंड करवाना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है। यदि आप ऊपर से कूदते समय पैराशूट खोलते हैं तो इस वायुमंडल की वजह से धीरे धीरे नीचे आएंगे। मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल है, लेकिन पृथ्वी जितना नहीं है। लेकिन जो चांद है हमारा, उसके ऊपर वायुमंडल ना के बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं कि है ही नहीं। अगर हम चांद के ऊपर पैराशूट लेकर जंप करते हैं तो हम इतनी तेजी से गिरेंगे कि हम लोग बिखर जाएंगे। चांद पर उतरने के लिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम करने के लिए प्रोपेलेंट फ्यूल की जरूरत होती है, जो कि सीमित मात्रा में हम लोग लेके जा सकते हैं वहां पे। दूसरा कारण यह है कि मून पर कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है। हमारे जो पृथ्वी है इसके ऊपर भी जो जीपीएस सिस्टम है वो हम लोग किसी सैटेलाइट के थ्रू मैनेज करते हैं। तो चांद का ऐसा कोई सैटेलाइट नहीं है जो कि वहां पर उसके जीपीएस को मैनेज करता हो, तो जो लैंडर को लैंड करने के लिए पर्टिकुलर लोकेशन बता सके। इसके अलावा सरफेस से दूरी का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से लैंडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तीसरा कारण यह है कि चंद्रमा 3 लैंडर को चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाएगा, जहां सनलाइट केवल क्षितिज में आती है। क्षितिज का मतलब जब हमारे यहाँ शाम हो रही होती है तो उस टाइम पर जो लंबी लंबी परछाइयां हमको दिखती है, ये कुछ उस तरीके से वहां पर माहौल रहता है, तो जिसकी वजह से वहां पर कुछ भी साफ नजर नहीं आता है और लैंडिंग काफी मुश्किल हो जाती है। अगर हम चौथा कारण देखें तो लैंडिंग के समय जब आपका लैंडर जैसे जैसे चांद की सतह के पास पहुंचता है तो वहां पर धूल जो है वो उस लैंडर की वजह से उड़नी शुरू हो जाती है, और वो धूल लैंडर के जो सेंसर्स हैं उनके ऊपर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो लैंडर है वो भ्रमित हो सकता है, वो कंफ्यूज हो सकता है। चलिए तो हम ये देख लेते हैं कि इस मिशन का सफल होना क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा जो कि चांद के सरफेस पर उतरेगा। अब अगर हम बात करें कि चंद्रमा का जो मिशन है ये इतना जरूरी क्यों है, तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि जो हमारा इसरो है, इसरो ये मानता है कि चंद्रमा पृथ्वी से बना है, और यहाँ पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के जो सबूत हैं वो वहां पर मौजूद हैं। क्योंकि जब से पृथ्वी बनी है, पृथ्वी के बनने से आज तक पृथ्वी के ऊपर इतने सारे घटनाक्रम हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से पृथ्वी के जो बनने का जो हमारे पास हम कह सकते हैं जो साक्ष्य हैं वो खत्म हो चुके हैं, वो मिट चुके हैं। अब हमें 23 या 24 अगस्त का इंतजार है जब हमारा लैंडर चांद की सतह के ऊपर लैंड करेगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से इस वीडियो को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।